Hello everyone. I hope everyone is doing good. So we are here with your finance sub-inspector MCQ questions of science. So lately you had your exam. आपका भी एग्ज़ाम हुआ है related to finance sub-inspector. ठीक है, उसमें आपके साइंस MCQs आए थे आपको, which were about 20 questions. 20 questions डिस्कस किए गए हैं रिलेटेड टू साइंस, जिसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी, आपकी बेसिक साइंस डिस्कस हुई है. ओके तो वही 20 MCQs के आज हम आंसर्स डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपके आंसर्स कितने करेक्ट थे, है ना. आपने इतना अच्छे से प्रिपेयर किया एंड आई होप सबके आंसर्स करेक्ट ही होंगे, सबने अच्छा ही परफॉर्म किया है. लेट्स डिस्कस अबाउट इट एंड गेट अ मोर क्लियर पिक्चर. फाइन. सो हम स्टार्ट करते हैं विद योर फर्स्ट क्वेश्चन. टोटल 20 क्वेश्चंस आए थे, सो यू कैन यू नो इट कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट. कितना इम्पॉर्टेंट है कि इसकी वेटेज कितनी थी, 20 क्वेश्चंस की थी. सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो पहला क्वेश्चन था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड एक्सेप्ट ए प्रोटीन्स, बी प्लाज्मा, सी कार्बोहाइड्रेट्स एंड डी प्रोटीन्स. तो इन चारों में से कौन सा हमारे खाने में न्यूट्रिएंट नहीं है, और किन चारों में से कौन सी नहीं है हमारा न्यूट्रिएंट. सो करेक्ट आंसर इज दैट इज बी प्लाज्मा. ठीक है, जो प्लाज्मा है वो हमारे ह्यूमन के फूड या एनिमल्स के फूड में नहीं पाया जाता. बेसिकली प्लाज्मा होता क्या है, इट इज़ अ पेल येलो फ्लूइड होता है. क्या होता है, पेल येलो फ्लूइड होता है जो होल ब्लड में पाया जाता है. ठीक है, जिसमें क्या होता है, वाटर होता है और डिजॉल्व्ड प्रोटीन्स होते हैं. फाइन. सो योर करेक्ट आंसर इज प्लाज्मा. वेराज जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, ये क्या होते हैं, ये तुम्हारे सब न्यूट्रिएंट्स हैं. क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं. सो करेक्ट आंसर इज प्लाज्मा. प्लाज्मा एक येलो फ्लूइड होता है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन. चले नेक्स्ट. A module in a solar panel refers to A. Series arrangement of solar cell, B. Parallel arrangement of solar cell, C. Series and parallel arrangement of solar cell, or D. None of the above. जो मॉड्यूल होता है सोलर पैनल में उसको क्या बोलते हैं. So it refers to your correct answer is C. Series and parallel arrangement of solar cell. ओके तो इसमें क्या होती है, सीरीज या पैरेलल अरेंजमेंट होती है सोलर सेल्स की. ठीक है, अब जो ये मॉड्यूल होता है ये क्या है, दिस इज बेसिकली फोटोवोल्टेक मॉड्यूल होता है. ठीक है, जिसको हम कॉमनली सोलर पैनल्स कहते हैं. ठीक है, ये बेसिकली क्या कैप्चर करता है, ये कैप्चर करता है सोलर पावर. क्या कैप्चर करता है, सोलर पावर कैप्चर करता है और इसको ट्रांसफॉर्म करता है इनटू सस्टेनेबल एनर्जी में. फाइन. और इनकी जो अरेंजमेंट होती है दैट इज सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट होती है. ठीक है, नेक्स्ट चले. The property of a medium necessary for wave propagation is its A. inertia, B. elasticity, C. low resistance, or D. all of the above. तो वेव प्रोपगेशन जिसने पढ़ा होगा
उसको इसके बारे में पता होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है वेव प्रोपगेशन की। द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम necessary for wave propagation is its D, all of the above. ठीक है, your correct answer is D, all of the above. तो देखो, जिस वेव को बेसिकली एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जिसको मीडियम रिक्वायर्ड होता है वो कौन सी होती है? इलास्टिक वेव होती है। कौन सी वेव होती है? इलास्टिक वेव। और जिसको मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं? जिसको मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अबाउट द इलास्टिक वेव, जिसको बेसिकली क्या चाहिए होता है? एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है कि वो वेव प्रोपगेट कर सके। ओके फाइन। अब जब हम वेव प्रोपगेशन की बात करते हैं, ठीक है, अब बेसिकली जो वेव होती है ये क्या है? बेसिकली एक डायनेमिक डिस्टर्बेंस होती है। क्या होती है? एक डिस्टर्बेंस है, एक वन या कोई और एक या दो क्वांटिटीज़ की, ठीक है, वो वेव इक्वेशन डिस्क्राइब करती है। अब क्या होती हैं इसमें? एटलीस्ट दो फील्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। क्या होती हैं? फील्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो इन्वॉल्व होती हैं। ओके, और ये जो दो क्वांटिटीज़ होती हैं ना, ये क्या करती हैं? ये बेसिकली ऑसिलेट करती हैं। क्या करती हैं? ऑसिलेट करती हैं रिपीटेडली। एक जो रेस्टिंग वैल्यू होगी उसमें ऑसिलेट करेंगे और इनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, तो इसमें जो दो फील्ड्स इन्वॉल्व होती हैं वो क्या होती हैं? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फील्ड्स होती हैं। फाइन, जो ऑसिलेट करती हैं अबाउट एन इक्विलिब्रियम। ओके फाइन। अब क्या होता है? जो इलास्टिक वेव होती है, हम जब मैकेनिकल वेव की बात करते हैं, ठीक है, अब इसमें जो हमने बात की कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, ये फील्ड्स होती हैं जो ऑसिलेट करती है अबाउट एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये जो तुम्हारी इलास्टिक वेव होती है ना, ठीक है, ये बेसिकली क्या है? ये लोकल डिफॉर्मेशन होती है कुछ फिजिकल मीडियम्स में, ठीक है, और ये क्या करती है? ये एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में मूव करती है और स्ट्रेस क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? स्ट्रेस क्रिएट करती है, जो बेसिकली इन टर्न कॉज करता है स्ट्रेन दूसरी पार्टिकल्स में। ठीक है, और अगर हम देखो स्ट्रेस को रिमूव कर दें, ठीक है, तो पार्टिकल्स को अपना बेसिकली एक ओरिजिनल स्टेट रिटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की कि वो अपनी एक ओरिजिनल स्टेट में आ जाए डिफॉर्मेशन के बाद, उसको कहा जाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मतलब वेव प्रोपगेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर वही ले लें, अगर हम एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दें, ठीक है, अगर हम फोर्स अप्लाई कर दें, कोई एक मॉलिक्यूल है उसको हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो मतलब जो डिफॉर्मेशन होती है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो क्या प्रोड्यूस करे? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करे। ठीक है, कि वेव जो है वो प्रोपगेट कर सके। पर ये तब नहीं हो सकता अगर उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो। अगर इतनी हाई रेजिस्टेंस होगी तो वेव प्रोपगेशन होगी नहीं, वाइब्रेशन हो ही नहीं पाएगी, इसलिए वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। इसलिए क्या होना चाहिए? लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। इलास्टिसिटी भी हो गया, लो रेजिस्टेंस भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो उसकी लार्ज डिस्प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? लार्ज डिस्प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? जो कॉन्टिन्यूटी है वेव प्रोपगेशन की वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, तो बेसिकली वो रेसिस्ट करना चाहिए डिफॉर्मेशन को। फाइन, सो उसके लिए उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट इज इनर्शिया। ओके, so for the medium it requires inertia, elasticity and low resistance. So your correct answer is
दैट इज ऑल ऑफ द अबव. फाइन, समझ गए? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. An ohm meter is an instrument used for measuring A. voltage, B. power, C. electrical resistance, and D. electrical current. So what is your correct answer? Your correct answer is C. electrical resistance. Fine. ओम मीटर बेसिकली एक डिवाइस है जो हम यूज करते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर कर सके. ठीक है, विच इज अ ऑपोजिट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट. ठीक है, फाइन. जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? वोल्ट मीटर अक्रॉस द सर्किट. ओके, जो एममीटर होता है वो क्या करता है? करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एममीटर यूज किया जाता है. और ओम मीटर किसके लिए होता है? फॉर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए. ओके, सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? सी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन, नेक्स्ट चलते हैं. द फिनोमिना when the radiation absorbed by the atmosphere is re-radiated towards the surface of the earth is known as A. smog, B. greenhouse effect, C. Darwin effect, and D. Newton effect. So what is the correct answer? Your correct answer is, सबको पता है, B. greenhouse effect. ठीक है, ग्रीन हाउस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो इंक्रीज करती है अमाउंट ऑफ हीट को. ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर. क्या करती है? ये एब्जॉर्ब करती है और री रेडिएट करती है हीट को. फाइन, तो इससे क्या होता है? जो अमाउंट ऑफ हीट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, एंड इस फिनोमिना को और क्या बोला जाता है? दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. क्या बोला जाता है? ग्लोबल वार्मिंग. ये सबको पता है. फाइन, सो बी इज योर करेक्ट आंसर. आई होप सब अपने आंसर्स लिख रहे हैं एंड उनको, सो दैट यू कैन जस्ट गिव योर सेल्फ मार्क्स और आपको पता हो कि आपके कौन से करेक्ट हैं और कौन से गलत हुए हैं. फाइन, चले नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज अ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल? A. phosphorus and sulfur, B. oxygen and nitrogen, C. phosphorus and carbon dioxide, और D. none of the above. कौन सा पेयर है? इज अ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल. सो योर करेक्ट आंसर इज ए. फॉस्फोरस एंड सल्फर. फाइन, अब जो हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल होती है ना, ठीक है, वो दो टाइप की होती है. एक होती है गैशियस और एक होती है सेडिमेंट्री टाइप की. फाइन, जो रिजर्वायर होता है गैशियस टाइप का, ठीक है, जो गैशियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए क्या होती है? दैट इज नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल. नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल जो होता है वो एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में. ठीक है, और जो सेडिमेंट्री होती है, ठीक है, जो सेडिमेंट्री टाइप होती है नाइट्रोजन साइकिल की, दैट इज सल्फर एंड फॉस्फोरस. ठीक है, इसका जो रिजर्वायर होता है ये कहाँ लोकेटेड होता है? अर्थ क्रस्ट में. सो दिस इज अ बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है. ओके, चले नेक्स्ट. ए इज योर करेक्ट आंसर. विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूजेस ऑर्गेनिक मटीरियल फॉर पावर जनरेशन? पावर जनरेशन करने के लिए, ठीक है, कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज करते हैं? यूजेस द ऑर्गेनिक मटीरियल. ए. न्यूक्लियर, बी. बायोमास, सी. टाइडल, एंड डी. जियोथर्मल एनर्जी. ये सबको पता है. चारों नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं आपके सामने. ठीक है, योर करेक्ट आंसर इज बी. बायोमास. अगर देखा जाए जो ये चारों हैं बेसिकली नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? जो रिन्यूएबल हो सकती है. ठीक है, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, जिसमें से बायोमास क्या है? ये क्या होता है बायोमास? ये क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल है.
ठीक है, जो ओरिजिनेट होता है कहाँ से, प्लांट से, एनिमल्स से, वुड से और सीवेज से, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं हीट एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो इन टर्न जनरेट करता है व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोड्यूस करता है, पावर जनरेशन करता है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, बी, बायोमास। फाइन, चले नेक्स्ट। व्हाट डू द प्लांट्स convert the nitrates and nitrites into after they fix the atmospheric nitrogen? जब वो atmospheric nitrogen को fix करते हैं, so what they convert the nitrates and nitrates into after they fix the atmospheric nitrogen? So किस में convert होता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, योर करेक्ट आंसर इज बी, एमिनो एसिड्स। ठीक है, पहले जो है उन्होंने कहा कि प्लांट्स क्या कन्वर्ट करते हैं, व्हाट डू द प्लांट्स कन्वर्ट्स द नाइट्रेट्स इनटू, नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स इनटू, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होता है, आफ्टर द फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन बोला जाता है। प्लांट्स क्या करते हैं, वो जनरली नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं एमिनो एसिड में, जो बेसिकली यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। क्या यूज़ किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। फाइन, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, विच इनमें से कौन सा मिसमैच्ड है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है, ज़ेरोपैथेलमिया, दैट इज ट्रू। विटामिन डी रिकेट्स कॉज करता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। विटामिन सी स्कर्वी कॉज करता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। विटामिन के कॉज करता है बेरी, नो। विटामिन B1 लीड्स टू, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है। ओके, सो सी इज द mismatched one, so C is the correct answer. Fine, chale next, 10th question. Now if an ideal voltage source and ideal current source are connected in series, the combination has A, उन्होंने कहा एक ideal voltage source है, जो voltage है और जो current है, ठीक है, उनको सीरीज में लगा दिया गया है, तो क्या होगा, उनकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी एज करंट सोर्स एलोन, हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एज वोल्टेज सोर्स एलोन, हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एज विच हैज़ हायर वैल्यू, या रिजल्ट इन द ब्रांच बीइंग रिडंडेंट। तो इसमें से करेक्ट क्या होगा, सो ये करेक्ट आंसर इज ए, इट हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एज करंट सोर्स एलोन। ठीक है, जब एक जो आपका एक इन सीरीज सर्किट में होता क्या है, ठीक है, जैसे आपका सीरीज सर्किट है, ओके ओके, दिस इज अ करंट। अगर इन सीरीज करंट जो करंट होती है वो फ्लो करती है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें वो सेम होएगा, करंट सेम ही फ्लो करेगी, यही होता है ना। दस जो कोई भी एलिमेंट कनेक्ट होगा सीरीज में, ठीक है, जो आइडियल करंट सोर्स होगा, ठीक है, वो क्या होता है, वो सेम होता है थ्रू आउट इट। फाइन, सो एक ही प्रॉपर्टी है जो सेम रहेगी, दैट इज द करंट सोर्स। करंट सोर्स सेम ही रहेगा, क्योंकि सारे जो एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, उनके थ्रू करंट फ्लो सेम ही करेगी। ओके, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट लेवल ऑफ फूड चेन आर कार्निवोरस, ए प्रोड्यूसर्स, बी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सी डिकम्पोजर्स और डी ऑल ऑफ देम। सो करेक्ट आंसर इज बी सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि
जो फूड चेन है, ठीक है, इकोसिस्टम में, उसको क्या होता है, जो फूड की पैसेज होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, राइट। उसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं तुम्हारे, देन क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं एंड कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। दूसरा आ गया हर्बीवोरस। हर्बीवोरस हो गए वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो अपना खाना किससे लेते हैं, वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ठीक है। कार्निवोरस को क्या कहा जाता है, दे आर कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो ईट करते हैं किसको, हर्बीवोरस को। ओके, सो ये करेक्ट आंसर इज दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो कार्निवोरस जो है वो तुम्हारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। So B is your correct answer. Fine. Next, which of the following nutrient is needed to build and maintain the structural component of the body? A. Carbohydrates, B. Protein, C. Fat और D. Fiber. सबको ही पता है, ये तो easy है, right? So what is your correct answer? Protein. ठीक है, ये मेजर स्ट्रक्चरल component है हमारी बॉडी टिश्यू का, जो टिश्यू ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। देन रिपेयर के लिए रिक्वायर्ड है, बॉडी बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है, फाइन। जबकि कार्बोहाइड्रेट जो है तुम्हारा एनर्जी का सोर्स है, ओके। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 3R प्रिंसिपल। 3R प्रिंसिपल का करेक्ट ऑर्डर क्या है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, सो प्लीज रिमेंबर इट। रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, या रीसेट, रिसाइकल एंड रिड्यूस। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज सी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। पहले रिड्यूस करो, ठीक है। मतलब जो मटेरियल है जैसे प्लास्टिक वगैरह है, इसका जो यूज़ करना है उसको रिड्यूस करो, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर रहा है। उसके बाद रीयूज़ करो, ठीक है। अब जितनी भी ओल्ड आइटम्स हैं उनको लो, ठीक है, उनको थ्रो ना करने के बजाय उनको यूज़ करो, ठीक है। दूसरा आ गया रिसाइकल करना, जिसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको आप न्यू मटेरियल में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो रिड्यूस करो, जो आप प्लास्टिक यूज़ करो उसका रिड्यूस करो क्योंकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर रहा है। रीयूज़ करो, ओल्ड आइटम्स को बार बार रीयूज़ करो, उनको फेंको मत। और रिसाइकल हो गया कन्वर्ट करना वेस्ट मटेरियल को एक न्यू मटेरियल में, किसमें, न्यू मटेरियल में, फाइन। So your correct answer is C, reduce, reuse and recycle. 3R principles. Fine. चले next. In a food chain, the total amount of living material is depicted by A. Pyramid of biomass, B. pyramid of energy, C. pyramid of number और D. trophic levels. total amount of living material कैसे डिपिक्ट किया जाता है फूड चेन में? So your correct answer is A. pyramid of biomass. Fine. बायोमास क्या होता है? बायोमास जो हमारी इकोसिस्टम में है, ये मास होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्या होता है? मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इकोसिस्टम होते हैं एट अ गिवन टाइम, ओके। और जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, ये रिप्रेजेंटेशन होती है, क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ओके। किसकी? टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटीरियल एट ईच ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन। फाइन, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल में,
फाइन। और पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, कितनी एनर्जी है एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ओके, सो दीज आर पिरामिड ऑफ बायोमास, एनर्जी एंड नंबर। तो अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल किस में डिपिक्ट होता है? दैट इज ए पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, चले नेक्स्ट। विच ऑफ दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी कंजर्व्ड ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? ए मोमेंटम, बी एंगुलर मोमेंटम, सी एक्सेलरेशन और डी फोर्स एक्सर्टेड। सो योर करेक्ट आंसर इज ए मोमेंटम। अगर आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता होगा तो वो क्या कहता है? दैट टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन रिएक्शन। ठीक है, यही बोलता है। फाइन। जब ये फोर्सेस क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट गेन करता है मोमेंटम और दूसरा जो होगा वो क्या करता है? लूज करता है मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें जो टोटल मोमेंटम होता है ना, जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का, वो क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है? ये कंजर्वेशन करता है मोमेंटम की। किसकी कंजर्वेशन करता है? मोमेंटम की। सो ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, चले नेक्स्ट। द न्यूट्रल एटम्स ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव। जो न्यूट्रल एटम होते हैं ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जो एक ही एलिमेंट में क्या होता है? डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या सेम मास नंबर होता है। जो न्यूट्रल एटम्स के आइसोटोप की बात हो रही है। ओके, सो ये करेक्ट आंसर इज सी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं ना आइसोटोप्स के ऑफ द सेम एलिमेंट जो होता है, उनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं टू द एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, फाइन। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल होता है टू द एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, चले नेक्स्ट। Which one of the following optical phenomena supports that the light is a transverse wave? A. Refraction, B. Diffraction, C. Polarization or D. Fluorescence? So your correct answer is C. Polarization. जो फिनोमिना है पोलराइजेशन का, ये कंफर्म करता है कि जो लाइट है इज अ ट्रांसवर्स वेव। क्यों? क्योंकि जो पोलराइजेशन होती है, क्योंकि पोलराइजेशन के लिए जो लाइट होती है ना, लाइट जो होगी उसके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोलराइजेशन जो लाइट है उसके पास क्या होने चाहिए? डिफरेंट कंपोनेंट्स होने चाहिए जो ऑसिलेट करें। क्या करें? ऑसिलेट करें डिफरेंट प्लेन में। फाइन। तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है? ऑसिलेशन होती है जो परपेंडिकुलर होती है टू डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सो दैट इज वाई जो पोलराइजेशन फिनोमिना है वो सपोर्ट करता है कि लाइट जो होती है ट्रांसवर्स वेव होती है। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मास दिया है, m दिया हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी दी है u।
व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स फॉर 4 सेकेंड ऑन इट, ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है, दैट इज 4 सेकेंड्स, द बॉडी मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. फाइनल वेलोसिटी v दी हुई है, ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट इज A 3 मीटर पर सेकेंड, B -3 मीटर पर सेकेंड, C 0.3 मीटर पर सेकेंड और D -0.3 मीटर पर सेकेंड. तो हमें मास दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है दैट इज 10 मीटर, फिर टाइम दिया गया है 4 सेकेंड और आपकी बॉडी मूव कर रही है स्पीड ऑफ 2 मीटर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब फाइनल वेलोसिटी जो आई वो -2 आई, क्योंकि ऑपोजिट है तो माइनस आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो पहली बात आ गई, चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे, है ना. तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, दैट इज v माइनस यू, कितना हुआ -2 और u कितना है -10, ये कितना हो गया -12 मीटर पर सेकेंड. फाइन. फिर हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, क्या बोलता है वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी. तो v माइनस यू दिया हुआ है -12 अपॉन t कितना दिया हुआ है, दैट इज 4 सेकेंड्स, 4 3 = 12, दैट इज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो योर करेक्ट आंसर इज B. क्या आ गया आंसर तुम्हारा, B -3 मीटर पर सेकेंड. ओके, समझ आ गया. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होगा तो इट विल बी इजी फॉर यू. पहले चेंज इन वेलोसिटी निकाली, उसके बाद एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के वी हैव टेकन आउट द आंसर. आई होप आई एम क्लियर. चले नेक्स्ट. Montreal Protocol was signed to combat which of the following environmental issues? A. Ozone depletion, B. Sound pollution, C. Greenhouse gas emission और D. Water pollution. क्यों किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, साइन क्यों हुआ था, दैट इज A इज योर करेक्ट आंसर. ये फाइनलाइज किया गया था 1987 में, ठीक है. ये ग्लोबल एग्रीमेंट थी कि हम क्या प्रोटेक्ट कर सके, हमारी जो है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पैक्ट बना था, ठीक है, कि कम जो हो प्रोडक्शन हो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की, जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं उन सब्सटेंसेस कम बनाए जाएं, प्रोडक्शन उनकी डिक्रीज कर दी जाए और उनकी कंजप्शन भी डिक्रीज हो. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. फाइन. चले नेक्स्ट. नाउ लेट्स मूव टू योर लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हें आया था. नॉन कोप्लेनर concurrent forces are those forces which meet at one point but their lines of action do not lie on the same plane. B. Do not meet at one point and the lines of action do not lie on the same plane. C. Meet at one point and the lines of action also lie on the same plane. And D. Do not meet at one point but the lines of action lie on the same plane. Okay. So your correct answer is A, which will meet at one point but एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं बट जो लाइंस ऑफ एक्शन है वो सेम प्लेन पे नहीं होती हैं, ठीक है. अब जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स क्या है, एक क्या है वेक्टर क्वांटिटी है. क्या क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. जब दो वेक्टर्स, ठीक है, जब दो वेक्टर्स लाई करते हैं सेम प्लेन में, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, कोप्लेनर. क्या बोला जाता है, कोप्लेनर वेक्टर्स बोला जाता है, ठीक है. अगर वो दोनों मीट करते हैं, अगर वो दोनों मीट भी करते हैं, ठीक है, वहीं से बता रही हूं, देखो, जब दो वेक्टर्स सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है कोप्लेनर वेक्टर. और जब दो वेक्टर्स मीट करते हैं उनको कहा जाता है कॉन्करेंट वेक्टर. फाइन. अब इन प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं, ठीक है.
ठीक है, इतना तुम्हें आइडिया मिल गया। अभी मैंने दो चीज़ें तुम्हें बताई। जब दो वेक्टर्स मीट कर रहे हैं तो उनको क्या कहा जाता है, कॉन्करेंट। और जब दो वेक्टर्स सेम प्लेन में हैं तो उनको कहा जाता है कोप्लेनर वेक्टर। हम बात कर रहे हैं नॉन कोप्लेनर की। कॉन्करेंट क्या पता चल गया, कॉन्करेंट वेक्टर से ये तो पता चल गया कि वो मीट करते हैं वन पॉइंट में, तो ये तो करेक्ट आ गया। ठीक है, बाकी या तो ये हो सकता था या तो ये हो सकता था। दूसरी चीज़ बोली है कॉन्करेंट, नॉन कोप्लेनर। मैंने क्या कहा, जब दो वेक्टर सेम प्लेन पे हैं तो उसको कहा जाता है कोप्लेनर वेक्टर। पर जब दो वेक्टर सेम प्लेन पे नहीं हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, नॉन कोप्लेनर वेक्टर। तो दे डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, तो वो क्या होता है, नॉन कोप्लेनर होता है। तो क्या हुआ, इसमें क्या बोला गया था, वो लाई करते हैं सेम प्लेन में, तो सेम प्लेन के लिए क्या हो जाता, कोप्लेनर हो जाता। यहां पे तो बोला है नॉन कोप्लेनर। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, they meet at one point but the lines of action do not lie on the same plane. ठीक है, समझ गए? सो ए इज योर करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट है, ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो वी डिस्कस्ड योर 20 MCQs ऑफ साइंस जो आपके एग्जाम में आया था। आई होप यू गॉट योर आंसर्स एंड प्लीज़ सी टू इट कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट है। एंड आई होप सबका अच्छा ही एग्ज़ाम हुआ है। सो वी हैव डन with your MCQs. Wishing you all the best. Have a nice day and take care. Thank you.